हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस आगाज सीरीज में जहां हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग जेईई एंड एई एग्जाम, और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेटेस्ट लास्ट 2 to 3 ईयर पैटर्न्स। तो कैसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं जेईई और एई एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे क्वेश्चनों पर वर्क करने की जरूरत है, और कैसे इन्हीं क्वेश्चनों के थ्रू रिवाइज भी किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में, प्रैक्टिस में। इन दी 9th सेशन ऑफ दिस सर्वेइंग सब्जेक्ट, 9th प्रैक्टिस सेशन ऑफ दिस सर्वेइंग सब्जेक्ट, हम बात करने वाले हैं अगेन ऑन द टॉपिक कंपास सर्वे। तो क्या होते हैं क्वेश्चंस, कैसे पूछे जाते हैं, उसी पर बात करना चालू करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, एन एंगुलर रीडिंग हैविंग अ होल सर्कल बियरिंग ऑफ 335 डिग्री 30 मिनट वुड बी रिप्रेजेंटेड इन द क्वाड्रेंटल फॉर्म एज, क्या पहचानी जाएगी। ये एंगल कहां का लग रहा है आपको? सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास एंगल कहां से कहां रेंज करता है? 270 से 360 डिग्री के बीच में। तो अगर आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम चाहिए, क्वाड्रेंटल बियरिंग चाहिए आपको, तो आपका जो भी 360 डिग्री हुए उसमें से आप WCB को माइनस कर दो, अपने आप आपका क्वाड्रेंटल का बियरिंग का एंगल आ जाएगा। तो पहले तो पहचान लो कि भाई क्या नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, क्या वो नहीं हो सकता। क्या साउथ ईस्ट हो सकता है, क्या वो नहीं हो सकता। क्या साउथ वेस्ट हो सकता है, क्या वो नहीं हो सकता। आंसर तो यही है। सोचने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आंसर यही है। निकालना चाहो तो निकाला भी जा सकता है। अगर आपने 360 डिग्री में से 360 डिग्री को लिखा 359 डिग्री 60 मिनट्स और 335 डिग्री 30 मिनट के बराबर, तो ये तो पक्का है कि 30 मिनट आएगा। अगर 360 में से 35 माइनस करते तो 25 आता, राइट। तो 60 में से 35 माइनस करते 25 आता, लेकिन 60 में से माइनस नहीं किया है तो 24 आएगा। एक कम में से माइनस किया तो 24 डिग्री 30 मिनट आएगा, और आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो क्वाड्रेंट बनता है वो नॉर्थ वेस्ट बनता है। आंसर क्या होगा? डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, आपसे पूछा है किसी कंपास सर्वे में which of the following external causes error, एक्सटर्नल फैक्टर। कंपास सर्वे में एक्सटर्नल फैक्टर क्या है जो एरर कॉज कर सकता है? अभी एग्जांपल के तौर पे इमेजिन करते हैं, अगर हम सामने तरफ देख रहे हैं, कंपास से सामने सूरज आ रहा है, तो सन हमारे पास जो है वो इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हमारे कंपास के अंदर क्या होता है, हमारे कंपास में ग्लासेस लगे होते हैं, सन ग्लासेस लगे होते हैं। ठीक है, तो सन तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम कर नहीं सकता। हाँ, विंड का इफेक्ट अगर बहुत ज्यादा होता है तो हमारा इंस्ट्रूमेंट शेकी हो सकता है, तो रीडिंग सही नहीं आएगी। तो हम विंड के टाइम पे भी हमारा सर्वे नहीं करते, एक्सट्रीम विंड के टाइम पे। अगर हमारे पास रेन हो रहा है तो रेन के टाइम पे भी हम ये सर्वे नहीं करते। फिर कब करेंगे? हमारे पास वेदर कंडीशन से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसकी वजह से पड़ रहा है? यहां पर आपके पास फर्क पड़ता है आपके डेक्लिनेशन की वजह से। डेक्लिनेशन का मतलब होता है कि जहां पर सर्वे कर रहे हो, अगर वहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड, आपके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए, चाहे जमीन के अंदर पड़े हुए किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से, या हमारे पास किसी ऐसी वजह से जिसकी खुद की अपनी मैग्नेटिक फील्ड हो उस क्षेत्र में प्रभावी, तो फिर ऐसे केस में आपकी मैग्नेटिक नीडल उस डायरेक्शन में लाइन हो जाती है, एक्सेप्ट फॉर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ऐसे में हमारे पास हमारा कंपास सर्वे में एरर आ सकता है। मतलब कंपास सर्वे के टाइम पे बेंडिंग ऑफ बेंडिंग ऑफ पिवट, बेंडिंग ऑफ पिवट हो सकता है। तो बेंडिंग ऑफ पिवट जो है वो हमारे पास यहां पर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे हम सर्वे करते ही नहीं है। तो बेंडिंग ऑफ किलर वैसे भी कुछ होता नहीं है, तो ऑप्शन को तो अभी गलत कर देते हैं। ये तो हो गया गलत। नेग्लिजेंस इन रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन, अगर नेग्लिजेंस इन रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन है तो ये एवरीवेयर, इट कैन बी एवरीवेयर, ये हर जगह हो सकता है, ना कि सिर्फ यहां पर। तो सिर्फ यहां का एरर नहीं है, हर जगह का एरर है। नॉन वर्टिकल व्यू ऑफ द सरफेस ऑफ द सीन, तो ये हमारे पास पर्सनल एरर आ रहा है, दिस इज द पर्सनल एरर, और ये हर जगह हो सकता है। हाँ, क्लोज पैसेज ऑफ अ हाई वोल्टेज पावर लाइन, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है,
और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास क्या क्रिएट करना चालू करती है, हमारे पास यहां पर लोकल अट्रैक्शन क्रिएट करना चालू करती है। क्या? लोकल अट्रैक्शन, जिससे हमारे पास हमारी मैग्नेटिक फील्ड सही डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। तो ऐसे में आपके पास यहां पर क्लोज पैसेज ऑफ द हाई वोल्टेज लाइन सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे आंसर पूरी तरीके से रूल आउट करे जा सकते हैं। इन सेशन को लेने का हमारा एक ही मकसद है कि हम हर क्वेश्चन में आपको बता सके कि क्यों ये बाकी ऑप्शन गलत है, ताकि आपका ब्रॉड माइंड सेटअप बने कि यार अच्छा, चीजों को सोचने का तरीका ये भी हो सकता है, ताकि कभी हमें सवाल नहीं भी बन रहा हो तो हम कैसे एलिमिनेट कर सके चीजों को, वो आपके पास तरीका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड लाइन इज कॉल्ड। तो बात ध्यान रखिएगा, किसी ट्रू मेरिडियन और किसी लाइन के बीच में जब एंगल बनेगा तो वो कहलाएगा तो बियरिंग। क्या कहलाएगा वो? बियरिंग। और उसे ट्रू बियरिंग बोला जाएगा, उसे ट्रू बियरिंग बोला जाएगा। लेकिन ट्रू बियरिंग को ही एक और नाम से जाना जाता है, ऑल्सो कॉल्ड क्या? ऑल्सो कॉल्ड एजिमुथ। तो अगर एग्जाम में कभी कभी पूछे तो ये भी सही आंसर होगा, ये भी सही आंसर होगा, दोनों विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहां देखते हैं, क्या मैग्नेटिक बियरिंग ऑप्शन होगा? नहीं। क्या आर्बिट्ररी बियरिंग मेरिडियन होगा? नहीं। मैग्नेटिक मेरिडियन होगा? नहीं। एंगल का नाम बताना है, उसे एजीमुथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? एजीमुथ। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में इस वर्ड का सिग्निफिकेंस बहुत होता है, तो आंसर क्या होगा? एजीमुथ विल बी द करेक्ट आंसर। एट मैग्नेटिक पोल्स द अमाउंट ऑफ डिप इज। तो आपको ये पहले पता होनी चाहिए, डिप क्या होता है? डिप होता है वर्टिकल एंगल बिटवीन क्या? मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन, वर्टिकल एंगल होता है। और डेक्लिनेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन। तो डेक्लिनेशन से रिलेटेड दो टर्म आते हैं। क्या क्या आते हैं डेक्लिनेशन से रिलेटेड? एक आइसोगोनिक लाइन और एक एगोनिक लाइन। और डिप से रिलेटेड दो टर्म आते हैं। क्या क्या आते हैं? एक क्लिनिक लाइन और आइसोक्लिनिक लाइन। तो ये हमने पिछले सेशन में डिस्कशन भी किया था। डिप के बारे में हमें ये पता है कि डिप जो है वो हमारे पास 0 डिग्री होता है एट द रेट इक्वेटर और 90 डिग्री होता है एट द रेट पोल्स। 90 डिग्री होता है एट द रेट पोल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास यहां पर जो है डिप से रिलेटेड सवाल क्या पूछा गया। तो मैग्नेटिक पोल्स पे अमाउंट ऑफ डिप क्या होना चाहिए? दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, आपको ये सोचना है कि इसके अलावा आपके पास जो ये डेक्लिनेशन होता है, ये डेक्लिनेशन की जो वैल्यू होती है ये कभी भी फिक्स नहीं होती, दिस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, और उसे कहते हैं वेरिएशन, और उसे कहते हैं वेरिएशन। और जो वेरिएशन होता है आपके पास, ये वेरिएशन क्या क्या होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेरिएशन रेफर्ड एज डायूर्नल वेरिएशन। डायूर्नल वेरिएशन होता है, एक होता है एनुअल वेरिएशन, एक होता है आपके पास सेक्युलर वेरिएशन, और एक होता है आपके पास इर्रेगुलर वेरिएशन। ये क्या होते हैं इन्हें आगे चल के और डिस्कशन करेंगे। अभी इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि आपके पास मैग्नेटिक पोल्स पे डिप की वैल्यू कितनी होती है? तो दैट इज यूजुअली इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है आपसे, अ मेरिडियन थ्रू अ पॉइंट इन विच a meridian through a point in which plane passing a meridian through a point in which plane passing that point and the north and south poles intersect with surface of the earth is known as। पिछले सेशन में खूब डिस्कशन किया था इसके बारे में कि ट्रू मेरिडियन किसी भी मतलब हमारे अर्थ पोल पे अर्थ सरफेस पर नॉर्थ पोल से गुजरने वाली लाइन, सरफेस से गुजरने वाली, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन गुजरने वाली, साउथ पोल पे जाने वाली लाइन ऐसी इनफाइनाइट लाइन बन सकती है। तो ट्रू मेरिडियन इनफाइनाइट बनती है, और वहीं पर ट्रू मेरिडियन जो इनफाइनाइट बनती है ये पोल्स पर कन्वर्जिंग होती है और इक्वेटर से पैरेलल पाई जाती है। दे आर ऑलवेज फिक्स, कभी चेंज नहीं होती, और इन्हीं के रिस्पेक्ट में एंगल नापा जाता है जिसे कहा जाता है ट्रू बियरिंग। तो हमारे पास आंसर क्या होगा यहां पर? ट्रू मेरिडियन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आर्बिट्ररी मेरिडियन, जब कोई हमारे पास रास्ता ना हो तो हम किसी मेरिडियन को आर्बिट्ररी मेरिडियन मान सकते हैं। आंसर यहां से क्या हो जाएगा? बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है,
एक होल सर्कल बियरिंग दे रखा है और क्वाड्रेंटल बियरिंग पूछा है, तो होल सर्कल बियरिंग आपका कितना है 170 डिग्री 15 मिनट। 170 डिग्री 15 मिनट ये कौन सी रेंज में आता है? ये आता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, जो कि आपके पास बन रहा है क्या? सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप इसे क्या लिखोगे? साउथ वेस्ट लिखोगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या लिखोगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोल दिया ये, हाँ गलत बोल दिया मैंने, लिखा सही था, बोल गलत दिया। ये बनेगा साउथ ईस्ट। क्या बनेगा? ये साउथ ईस्ट बनेगा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंटल बियरिंग अगर एंगल निकालना हो तो 180 डिग्री में से आपको आपका WC भी माइनस करना पड़ता है। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग 180 डिग्री, 180 डिग्री को लिखने का तरीका मैं क्या रखता हूं? हमेशा रखता हूं मैं 179 डिग्री 60 मिनट के बराबर। इसमें से अगर गया 170 डिग्री और कितना 15 मिनट, तो बचेगा 45 मिनट और 9 डिग्री। तो आपके पास बनेगा साउथ ईस्ट का एंगल बनेगा, और वो भी आपके पास क्या बन रहा है? 9 डिग्री 45 मिनट। कभी कभी क्या है, इन सवालों को आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो सॉल्व करवा रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता, मैं देखता अच्छा ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल तो बहुत छोटा बनेगा, कैलकुलेट करूं या नहीं करूं? तो नॉर्थ वेस्ट तो आंसर हो नहीं सकता, नॉर्थ ईस्ट तो आंसर हो नहीं सकता, साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट होगा, लेकिन एंगल बहुत बड़ा नहीं हो सकता, तो बहुत बड़ा एंगल नहीं हो सकता, आंसर तो बी ही होगा। निकाला तो भी बी निकल रहा है, अगर हम डायरेक्टली सोचते दिमाग से तो भी बी ही आंसर निकलता। आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, द लीस्ट काउंट ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास इज। प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट क्या होता है? तो प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट हमारे पास निकल कर आता है लगभग 30 मिनट के बराबर। वहीं पर सर्वेयर कंपास का जो लीस्ट काउंट आता है वो आता है हमारे पास 15 मिनट के बराबर। 15 मिनट हमारा लीस्ट काउंट हमारा सर्वेयर कंपास का है, प्रिज्मेटिक कंपास का है 30 मिनट। इसके अलावा क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको? प्रिज्मेटिक कंपास में जो रीडिंग्स होती हैं हमारे पास, ग्रेजुएशन होते हैं, रीडिंग्स नहीं ग्रेजुएशन लिखेंगे इसको, जो ग्रेजुएशन होते हैं हमारे पास, ये हमारे ग्रेजुएशन इन्वर्टेड होते हैं, और यहां पर हमारे पास ग्रेजुएशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रेजुएशन यहां पर इरेक्ट होते हैं। इसलिए ध्यान देना कि ग्रेजुएशन इन्वर्टेड होते तो वो दिखाई सही से नहीं देंगे, इसलिए प्रिज्म होता है जो आपको रीडिंग सही करके देता है। प्रिज्मेटिक कंपास में इसीलिए इन्वर्टेड ग्रेजुएशंस को रीड करने के लिए प्रिज्म दिया जाता है, और सर्वेयर कंपास में हम चूंकि हमारी रीडिंग डायरेक्टली नहीं लेते हैं, और वहां पर हमारे पास रीडिंग्स हमारी पूरी तरीके से जो है वो क्या होती है? हमारी इरेक्ट होती है, तो हमें कोई प्रिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। आंसर यहां से क्या होगा हमारे पास? 30 मिनट के बराबर। 30 मिनट इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा गया है हमसे, दैट इज इक्वल टू इन अ क्वाड्रेंटल सिस्टम, किसी क्वाड्रेंटल सिस्टम में द बियरिंग ऑफ अ लाइन इज मेजर्ड, किसी लाइन की बियरिंग मेजर की जाती है। कैसे की जाती है? पिछले सेशन में खूब बढ़िया तरीके से डिस्कशन किया था कि क्वाड्रेंटल बियरिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम रीडिंग चाहे नॉर्थ या साउथ कहीं से भी ले सकते हैं, नॉर्थ या साउथ कहीं से भी ली जा सकती है, और इसके अलावा आपके पास जो आपका रीडिंग बनेगा वो नॉर्थ या साउथ से कहीं से भी लेंगे, तो चाहे क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कैसे भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। रीडिंग्स विल ऑलवेज भी किस मोड में होगी? 0 to 90 डिग्री के रेंज में ही होगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। और अगर रीडिंग इससे बाहर नहीं जाएगी तो इसी को क्या नाम देते हैं? रिड्यूस्ड बियरिंग भी कहा जाता है। तो क्या हमारे पास ऑलवेज क्लॉकवाइज होगा? नहीं। फ्रॉम द साउथ पॉइंट ऑफ द रेफरेंस मेरिडियन टूवर्ड्स द लाइन राइट राउंड द सर्कल, गलत ऑप्शन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ, विच एवर इज नियरर टू द लाइन टूवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट, यही सबसे बेस्ट है, यही सबसे बेस्ट है। साउथ या ईस्ट, साउथ या नॉर्थ से ईस्ट या वेस्ट किसी भी तरफ जाओ, क्लॉकवाइज जाओ एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे पास है, जो 0 से 90 डिग्री के एंगल के बीच की रीडिंग देगा वही आपका सही तरीका होगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट नहीं होगा, हमेशा कहां से नापा जाएगा? साउथ और नॉर्थ से। तो आंसर जो है वो यहां से क्या होना चाहिए? बी शुड बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, अगर ट्रू बियरिंग किसी लाइन की आपको दे रखी है जो कि आपका एंगल किसमें? WCB में, और डिक्लिनेशन आपको दे रखा है वेस्ट का, तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा? देखो जब भी WCB होता है तो हमेशा क्या करते हैं? आपको ट्रू बियरिंग निकालना होता है, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस ईस्टर्न डिक्लिनेशन और वेस्टर्न डिक्लिनेशन। प्लस होगा तो ईस्टर्न, माइनस होगा तो वेस्टर्न।
तो हमारे पास अगर वेस्टर्न डिक्लिनेशन है तो आंसर क्या बनेगा यहां से, आपको चाहिए ट्रू बेरिंग, तो नहीं ट्रू बेरिंग तो बोली गई है, तो आपके पास आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, हमारे पास ट्रू बेरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग माइनस क्या, वेस्टर्न डिक्लिनेशन। आपको तो मैग्नेटिक बेरिंग चाहिए, तो मैग्नेटिक बेरिंग बन जाएगा क्या, ट्रू बेरिंग प्लस वेस्टर्न डिक्लिनेशन। तो आपका ट्रू बेरिंग दे रखा है 34 डिग्री 34 डिग्री 20 मिनट का, और इसमें आपको ऐड करना है 2 डिग्री 20 मिनट, तो ये बन जाएगा कितना, 36 डिग्री 40 मिनट के बराबर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यही आपकी मैग्नेटिक बेरिंग है, और आपके पास यही अगर मैग्नेटिक बेरिंग, तो आंसर तो आ गया आपके पास 36 डिग्री 40 मिनट का, दिस इज हाउ दी इट इज करेक्ट। लेकिन इसको ड्रॉ करके बनाया जा सकता है क्या, ये आपने खींचा आपका ट्रू नॉर्थ और ये आपका ट्रू साउथ, ये हो गया आपके पास ईस्ट और ये हो गया आपके पास वेस्ट। तो आपका वेस्टर्न डिक्लिनेशन आपको दे रखा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नेटिक नॉर्थ, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नेटिक साउथ। अब आपको ये पता है कि ये वाला एंगल है 2 डिग्री 20 मिनट का, राइट। आपको चाहिए यहां पर क्या, द मैग्नेटिक बियरिंग आपको चाहिए, और ट्रू बियरिंग आपको दे रखी है किसी लाइन की कितनी, 34 डिग्री, ये आपको दे रखी है 34 डिग्री 20 मिनट के बराबर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये वाला एंगल, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात इतनी। अगला सवाल पूछा है आपसे कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सर्वेयर्स कंपास, सर्वेयर्स कंपास में से व्हेन कंपेयर्ड टू द प्रिज्मेटिक कंपास क्या इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछना है। सर्वेयर कंपास में क्या हमारा द मैग्नेटिक नीडल इज ऑफ एज बार टाइप, तो सर्वेयर कंपास को जब हम बात करते तो यस, यस इन सर्वेयर, यस इन सर्वेयर, सर्वेयर कंपास में ये हमारे पास होता है। द ऑब्जेक्ट वैन कंसिस्ट ऑफ अ मेटल वैन विथ अ वर्टिकल हेयर, तो होता है, बिल्कुल होता है, यस इन सर्वेयर हमारे पास ऑब्जेक्ट वैन में होता है हेयर। द ग्रेजुएशंस एनग्रेव्ड आर इन्वर्टेड, नहीं, नो, ये कहां होता है, इट इज इन प्रिज्मेटिक, ये प्रिज्मेटिक में होता है। द मैग्नेटिक नीडल एक्ट एज एन इंडेक्स, तो एक एक्ट एज एन इंडेक्स मतलब वो वहीं पर रहती है और उसी के थ्रू हम जो है वो क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। तो ये बात भी सही है हमारे पास, यस। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। करेक्ट क्यों रहेगा, क्योंकि भाई आपके पास यही चीज आपके सर्वेयर कंपास में नहीं होती है। तो ये था हमारे पास आज का सेशन, जिसमें कि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो हमने शेयर करी। एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, एमपी में सब इंजीनियर 2024 की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, फाइनल नोटिफिकेशन आना बाकी है कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज पर, बट हाँ द टाइम इज वेरी मच लिमिटेड और अपॉर्चुनिटीज बहुत रेयरली मिलती है आज की तारीख में। अगर कहीं पर भी लगता है कि इफ यू आर लैगिंग समवेयर, कहीं पर भी छोटी से छोटी चीज है, डू नॉट थिंक ट्वाइस, दोबारा ना सोचें कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जस्ट एनरोल इन दी सुपर क्वालिटी बैच ऑफ दी एईसी प्लस, जो कि है उपयंत्री बैच, जहां पर आप टोटल 20,000 से ज्यादा तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इसके अलावा टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा सिलेबस कवर अप कराएंगे। डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस है, कभी भी देख सकते हो इन द वेरी फाइनेस्ट क्वालिटी। इसके अलावा आपके पास डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स है, वीडियो एक्सेस कर सकते हो आप 24/7 एप्लीकेशन के थ्रू, ऑफलाइन मोड में देख सकते हो, लैपटॉप में देख सकते हो, और मल्टीपल वैलिडिटीज है आपके पास। 1 साल के लिए 2,999 और 1.5 साल के लिए आपके पास 3,999 में एनरोल किया जा सकता है। ना कि सिर्फ एमपी सब इंजीनियर, लेकिन आरआरबी जेई में आफ्टर 2019 वी अगेन हैव द वैकेंसी, जो कि है आपके पास आरआरबी जेई 2024 की वैकेंसी रिलीज होने वाली है। ऑलरेडी हमारे पास न्यूज है, ऑलरेडी हमारे पास नोटिफिकेशन है, फाइनल नोटिफिकेशन स्टिल रिमेनिंग। इसमें भी हम आपको क्या करवा रहे हैं, कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच ऑन द डिजिटल बोर्ड ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी, लेक्चर्स पूरी तरीके से आपके पास जो है वो आपके आरआरबी जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर अप किया गया है, जिसमें कि आपको CBT1 CBT2 का पूरा सिलेबस कवर अप हो रहा है। डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स हैं आपके पास, आप इसे ऑफलाइन मोड में आसानी से मतलब देख सकते हैं, लैपटॉप पे देख सकते हैं। मल्टीपल कोर्स की वैलिडिटी है, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जितने के लिए भी आप एनरोल करना चाहें। इसके अलावा तो आपको ये पता ही है कि एईसी प्लस पर
आप अगर ऐसी किसी चीजों से घिरे हुए हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं बाय एनी ऑफ दिस कोर्सेज जो कि आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा टारगेटेड बैच में एनरोल करके इंडिया में होने वाली हर किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप हमारे फास्ट ट्रैक बैच से रिवीजन भी कर सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अभ्यास और अभ्यास प्लस के जेई और एई बैचेस के साथ। इसके अलावा डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज भी आप पढ़ सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट वीक हो तो, और आपको सिर्फ करना है एसी प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड। और ये सेशन आज का यहीं पर करते हैं अंत, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।